उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों पर विशेष निगाहें बनाए हुए है। चाहे मदरसों की व्यवस्थाओं की बात हो, उनको बेहतर बनाना हो, या फिर अवैध मदरसों पर कार्रवाई करने की बात हो, यूपी की सरकार हर पहलू पर ध्यान दे रही है। वो मदरसे सरकार की रडार पर हैं जो विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं। ऐसे मदरसों पर कार्रवाई होने वाली है। ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में ऐसे मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो विदेशों से फंडिंग लेते आए हैं। पिछले साल गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया गया था, जिसके आधार पर तमाम जानकारियों को भी जुटाया गया। सर्वे के मुताबिक 8,441 मदरसे गलत तरीके से चलते हुए पाए गए थे, जिसमें से 4,000 मदरसे ऐसे थे जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। अब बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद उन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जानिए कि कहां पर सबसे ज्यादा हैं गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। मुरादाबाद में 550, बस्ती में 350, मुजफ्फरनगर में 240, लखनऊ में 100, प्रयागराज मऊ में 90, आजमगढ़ में 132 और कानपुर में 85। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पूरा मकड़जाल नेपाल से सटे इलाकों में देखने को मिला है। अधिकतर मदरसा संचालकों की दी गई जानकारी में ये सामने आया है कि उनके मदरसे फंडिंग के बलबूते चल रहे हैं, जिनमें दुबई, नेपाल और बांग्लादेश से चंदा मिलने की बात भी सामने आई है। हालांकि इन मदरसों के संचालक फंडिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध नहीं करा सके हैं। आदरणीय योगी जी की सरकार 2017 में आने के बाद मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस लागू किए जाने का निर्णय योगी जी की सरकार ने किया था, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी की शिक्षा प्राप्त हो सके। और उसी क्रम में मदरसों का सर्वे कराया गया था, जिसमें 8,000 से भी अधिक मदरसे अवैध पाए गए थे जिन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। और उसमें से भी 4,000 से ज़्यादा मदरसे ऐसे पाए गए जो विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं और उनके पास उसका न तो कोई लेखा जोखा है और न उन्होंने सरकार को उसका कोई लेखा जोखा या कहाँ खर्च कर रहे हैं, किन गतिविधियों में खर्च कर रहे हैं, इसका कोई लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। 2024 का चुनाव नजदीक आ गया। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जो मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, इन्हीं माध्यम से भाजपा आगे आने वाले समय में प्रचार करेगी। मदरसा, उन पे कार्रवाई, ये सब चलता रहेगा, क्योंकि ये चुनाव नजदीक है और भाजपा को मुद्दों पे बात नहीं करनी, किसान और मजदूर और महंगाई, बेरोजगारी पे बात नहीं करनी, इसलिए मदरसों पे बात करनी है। लेकिन जनता वो भाजपा को करारा जवाब देने के लिए 2024 का इंतजार कर रही है। सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। मदरसे सर्वे में देखा गया था कि किस तरीके से इन मदरसों को संचालित किया जा रहा है, उनके फंडिंग का आखिर जरिया क्या है। इस कमेटी में विशेष सचिव, अल्पसंख्यक निदेशक अल्पसंख्यक और रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड शामिल थे। लेकिन अब पुलिस महकमे के आला अधिकारियों से बात हो गई है और जल्द मामले में एक्शन लिया जाएगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इन दिनों गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। प्रचंड गर्मी की वजह से छुट्टी वाले दिन भी काशी के घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घाटों पर पर्यटकों की कमी से नाविक भी परेशान हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इन दिनों गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। प्रचंड गर्मी की वजह से छुट्टी वाले दिन भी काशी के घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घाटों पर पर्यटकों की कमी से नाविक परेशान हैं। गर्मी तो इतना भयानक हो रहा है कि बच्चे लोग आ ही नहीं रहे हैं। बोट का दम सन्नाटा हो गया है, इसीलिए हम लोग क्या करें, बोट रिपेयरिंग करवाना पड़ रहा है। इतनी कम लोग आने लगे कि बोट रिपेयरिंग का क्या किया जाए। उसमें धूप में सब लोग सुबह ही घर भाग जा रहा है। अरे अब तो 9 बजे तक तो एकदम खत्म हो जा रहा है, लोग आ ही नहीं रहे एकदम। बैठे हैं, धूप में इंतजार कर रहे हैं। क्या किया जाएगा भाई, पेट के लिए तो थोड़ा धूप में धूप देखा जाएगा कि क्या देखा जाएगा। अब शाम एकदम शाम में भी कुछ है नहीं, एकदम मतलब नाई के बराबर 100 में 20% का चांस है एकदम। तो इतने नाव वाले हैं भाई, सबका भी तो चलना चाहिए ना। सुबह लोग आ रहे हैं, सुबह नहा के चले जा रहे हैं। दिन भर घाम में हम लोग पड़े रहते हैं कि कोई ग्राहक आ जाए घुमावे सवारी वारी, लेकिन इस समय घाम में कोई नहीं घूम रहा है। शाम को 6 बजे के बाद थोड़ा बहुत होता है।
तो कैसे गुजारा चल रहा होगा? गुजारा थोड़ा बहुत तो होबे करेगा इसी तरह, नहीं करेंगे तब भी नहीं चलेगा एकदम। तो जिस जैसे तैसे चल रहा है मतलब। मौसम विभाग के अनुसार वाराणसी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ दिन और ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। मई के महीने से जून के महीने तक प्रचंड गर्मी पड़ती है। इस मौसम में श्रद्धालु और सैलानी बहुत ही कम आते हैं। इसी वजह से नाविकों की आमदनी नहीं हो पा रही है। वहीं नाविकों के साथ साथ आसपास के दुकानदारों पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। और वहीं पीएम मोदी के कई जबरा फैन आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको बरेली के रिटायर्ड टीचर से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने पीएम के बाल काल से लेकर राजनीतिक करियर तक का जीवन उन्होंने ये बताया है। पहले ये लोक कलाकारों के चित्रण किया करते थे, जितनी भी लोक कलाकाएं होती हैं, और फिर अचानक उन्होंने सोचा कि पीएम मोदी का चित्रण क्यों ना किया जाए, जिसके बाद उन्होंने इसकी पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल काल से लेकर राजनीतिक जीवन तक के चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। दरअसल यहाँ जो आप पीएम मोदी के चित्र रखे देख रहे हैं, ये बरेली के एक रिटायर्ड अध्यापक ने बनाए हैं। पहले ये लोक कलाओं का चित्रण करते थे, फिर अचानक इन्होंने सोचा कि पीएम मोदी का चित्रण किया जाए, जिसके बाद इन्होंने इन पेंटिंग्स को बनाया। हमने कभी सोचा भी नहीं था इस देश के अंदर हिंदू धर्म की ओर सरकार आएंगी और काम करेंगी। मोदी जी ने एक नई दिशा दी और वो दिशा इतनी जोर पकड़ गई कि हर व्यक्ति का मन मोदी से जुड़ गया। मैं भी उनसे बड़ा प्रभावित हुआ, उनके बालकाल से लेकर और उनके जो आज के कार्य हो रहे हैं और उनकी गतिविधियां हैं, उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। इससे लेकर मैंने एक उद्देश्य बनाया, मैं बजाय पहाड़ों पर, नदियों पर, या वैसे मैं फोक पर काम करता हूँ, लोक कलाओं पर, लेकिन मैंने सोचा मोदी जी के ऊपर चित्रण किया जाए, क्योंकि हमारे इस समय सबसे बड़े एक महापुरुष के रूप में हैं। लगभग मैंने उनकी मार्च से शुरू करी है पेंटिंग बनाना, 28 पेंटिंग बना दी। आज मैं 29वीं पेंटिंग बना रहा हूँ और उसमें मैंने उनके बाल्यकाल से जो भी चित्र मुझे मिले हैं, उन चित्रों के आधार पर मैंने उनका चित्रण किया है और उनको बनाया। 96 में मेरे लिए महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये मेरे लिए सम्मान मिला। इसके अलावा अनेक मंत्रियों, शिक्षा अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय समय पर भी सम्मानित होते रहे। उनकी जो हमने पोर्ट्रेट बनाए हैं, उसमें मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि हर व्यक्ति अपनी एक वेशभूषा बना लेता है। उनकी जिस क्षेत्र में वो गए, अगर वो राजस्थान में गए तो राजस्थान ड्रेस में, गुजरात में गुजरात की ड्रेस में, आसाम में गए आसाम की ड्रेस में, तो जिस क्षेत्र में जाते हैं वो वहाँ पर वो वैसा ही परिधान पहनते हैं। इससे उनकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है और आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। और लगता ये है कि अगर वो पहाड़ों पर हैं, ऊपर हैं, तो वहाँ पर ऐसा लगता है यहीं के वो निवासी हैं, या मान लीजिए यहीं पर वो सेवाएं कर रहे हैं, ऐसा लगता है। बता दें कि इन 28 चित्रों में पीएम मोदी की वेशभूषा और बचपन से उनके राजनीतिक करियर तक का सफर दिखाया गया है। और वे उत्तराखंड सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक, और यह बैठक प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को लेकर यह बुलाई गई थी। इस बैठक में जमीनों से जुड़े सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष मौजूद रहे और बैठक में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू, फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद वर्धन और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। और साथ ही राज्य में अवैध अतिक्रमण के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी
पराग मधुकर धकाते भी इस बैठक में मौजूद रहे और बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें अवैध अतिक्रमण करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक की कार्रवाई में करीब 300 से ज्यादा अवैध मजार और 40 से ज्यादा मंदिर ये ध्वस्त कर दिए गए हैं। ये पहले ही कहा था कि अतिक्रमण जहाँ पर भी होगा, सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण होगा, उसको सभी से हमने कहा था कि स्वतः ही अपना जिन्होंने अतिक्रमण किया है हटा लें, अन्यथा प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा। और इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और ये जब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरह से सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। और वे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और अभी से भारी संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। हाँ, निश्चित रूप से मैं तो पहले ही कह रहा था कि क्योंकि पिछले साल की जो यात्रा थी उस यात्रा से अधिक इस बार की यात्रा होने वाली है और लगातार श्रद्धालुओं का, लगातार दर्शन करने वाले लोगों का आना जारी है। 1 माह का कालखंड हुआ है और बड़ी संख्या हो गई है, तो इस लिहाज से सारे पिछले जो रिकॉर्ड हैं वो सारे टूटेंगे। इस बार और बढ़ चढ़कर श्रद्धालु भाग लेंगे। और वे राजधानी देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में कल शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई है और इस बैठक में कांग्रेस, वाम दल, जनता दल, परिवर्तन पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दल इसमें शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि हमें बीजेपी की समाज को तोड़ने और नफरत की राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं से उत्पीड़न जैसे तमाम मुद्दे आम आदमी का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर प्रदेश में नफरत की राजनीति कर रही है, जिसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। देखिए, क्योंकि पब्लिक को बीजेपी ने इतना परेशान कर दिया, उनके पास समय नहीं है चीज़ों को समझने का। पटवारी पेपर लीक, SSSC भर्ती घोटाला, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, हरिद्वार में आतंकवादियों को पकड़ना यूपी पुलिस के द्वारा, अंकिता मर्डर केस में VIP का बचना अब किसी और प्रधान को बताने लग गए हैं। कौन प्रधान है ये पता नहीं। जोशीमठ की घटना, आपके पद्मश्री अवार्ड पाए हुए और गोल्ड मेडलिस्ट लोग जो हैं धरने में बैठे, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं, मंत्री सड़कों पर आम आदमी को पीट रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। तो न्याय कैसे मिलेगा, इस चीज़ को लेकर सभी में चिंता है। आम आदमी इतना परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे लोगों की मदद करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।